हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एड्रेस सीक्वेंसिंग। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कंट्रोल यूनिट पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, देन हम लोगों ने पढ़ा माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोग्राम्ड का जो पहला पार्ट था उसमें मैंने काफ़ी डीप वे में सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद फिर मैंने उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में डिस्कस किया था। अभी मेरा टारगेट ये है एड्रेस सीक्वेंसिंग। जैसा कि टॉपिक सजेस्ट कर रहा है एड्रेस सीक्वेंसिंग, एड्रेसेस की सीक्वेंसिंग करना। कौन से एड्रेसेस की सीक्वेंसिंग करना, क्वेश्चन मार्क ये है। जो लोग प्रीवियस लेक्चर्स को देख रहे हैं कंटिन्यूसली उन लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा कि मैं कौन से एड्रेस की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियस ही बात है, मैं कंट्रोल मेमोरी के सेल का एड्रेस की बात कर रहा हूँ, या फिर कंट्रोल मेमोरी में की सेल्स में जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की एड्रेसिंग की बात कर रहा हूँ, उनके सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा 2 मिनट रिवाइज करने के बाद फिर आगे बढ़ूँगा। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ डिस्कस की थी कि भाई आपकी जो कंट्रोल मेमोरी है कुछ इस तरीके की रहती थी, एम आई राइट? ठीक है। और कंट्रोल मेमोरी में कहीं ना कहीं क्या होते थे, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते थे। ओके, अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुने। एक्चुअली ये रिवीजन कराना थोड़ा सा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसका पर्पस आप लोगों को, सपोज दैट कंट्रोल मेमोरी और भी बड़ी बना रहा हूँ थोड़ी सी, इसका फ़ायदा क्या है एग्जैक्टली देखोगे। अगर आप लोगों को ध्यान दे हो तो कंट्रोल जो मेमोरी थी उसके अलावा एक रजिस्टर होता था CAR और एक रजिस्टर होता था आपका CDR, है माना? यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होते थे। मैंने आप लोगों को ये बताया था अभी तक कि आपके ये जो फॉर्म है एग्जैक्टली ये आपकी कंट्रोल मेमोरी है। इस कंट्रोल मेमोरी में माइक्रो इंस्ट्रक्शन से स्टोर होते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शन से स्टोर होते हैं। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते थे? माइक्रो रूटीन बोलते थे। माइक्रो रूटीन और हम लोग क्या बोलते थे? माइक्रो प्रोग्राम बोलते थे। करेक्ट। अब एक चीज़ और, इस पूरे कंट्रोल मेमोरी से हम लोग या माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से क्या जनरेट कर रहे थे हम लोग? ध्यान से देखना, जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स। कंट्रोल सिग्नल्स की ज़रूरत क्यों थी? माइक्रो ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, माइक्रो ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। और माइक्रो ऑपरेशंस की ज़रूरत क्यों थी? आपके कंप्यूटर का जो मेन इंस्ट्रक्शंस है, मेन इंस्ट्रक्शन उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत थी। उसके लिए आपको अब उल्टा जाओ, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो ऑपरेशन चाहिए, माइक्रो ऑपरेशन जनरेट करने के लिए कंट्रोल सिग्नल्स चाहिए। कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में भी बेसिकली क्या होती है? कंट्रोल मेमोरी। कंट्रोल मेमोरी के भी अंदर होता है माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस पे बेस्ड ऑन 0 and 1s या बेस्ड ऑन नंबर ऑफ 1s और 1 के कॉम्बिनेशन से हम क्या जनरेट करते हैं? कंट्रोल सिग्नल्स। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से पता थी। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान देना। जैसे अब माइक्रो इंस्ट्रक्शन, माइक्रो रूटीन क्या होता है उस चीज़ को मैं थोड़ा सा अगर आप लोगों को आइडिया दूं तो आप लोग इतना समझो। जैसे मान लो आप लोगों का टारगेट क्या है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, मतलब इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर, इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट करोगे तो पहला टास्क परफॉर्म करोगे इंस्ट्रक्शन फेच, देन परफॉर्म करोगे इंस्ट्रक्शन डिकोड। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इंस्ट्रक्शन फेच को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ माइक्रो ऑपरेशन चाहिए होंगे और कुछ माइक्रो ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ कंट्रोल सिग्नल्स चाहिए होंगे। वो कंट्रोल सिग्नल्स को कोई माइक्रो रूटीन या कोई माइक्रो प्रोग्राम जनरेट कर रहा हो, क्योंकि माइक्रो रूटीन और माइक्रो प्रोग्राम किसके कॉम्बिनेशन होते हैं? माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। और माइक्रो इंस्ट्रक्शन से हम लोग क्या जनरेट करते हैं? कंट्रोल सिग्नल्स। तो मेरा कहने का मतलब है इंस्ट्रक्शन फेच का अपना एक माइक्रो रूटीन होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे मैंने आप लोगों को जब ये टॉपिक पढ़ाया तो मैंने एग्जाम में बताया कि एक सेल में एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन होता है, वो आपका इंस्ट्रक्शन फैच करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 इंस्ट्रक्शंस के 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन के कॉम्बिनेशन से आपका बस इंस्ट्रक्शन फैच हो पा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो माइक्रो रूटीन फॉर इंस्ट्रक्शन फैच ये आपका कहाँ अवेलेबल होगा? कंट्रोल मेमोरी के। मतलब आप अगर इंस्ट्रक्शन फैच करोगे, मतलब मेन मेमोरी से किसी इंस्ट्रक्शन को फैच करोगे, तो पैरेलल में इंस्ट्रक्शन फैच का जो माइक्रो प्रोग्राम होगा या इंस्ट्रक्शन फैच का जो माइक्रो रूटीन होगा वो कंट्रोल मेमोरी में एग्जीक्यूट होगा। पैरेलल में यहाँ कंट्रोल सिग्नल्स एग्जीक्यूट होंगे, यहाँ आपका इंस्ट्रक्शन फैच परफॉर्म होगा जो मेन इंस्ट्रक्शन का होगा। दूसरा आप लोग क्या करोगे? इंस्ट्रक्शन डिकोड करोगे। इंस्ट्रक्शन डिकोड का भी क्या होगा? माइक्रो रूटीन होगा, माइक्रो रूटीन। ठीक है।
जैसे मान लो कि इंस्ट्रक्शन फैच करने के बाद आप एग्जैक्टली कहाँ रखते हो उसको, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर रखते हो। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आपका क्या होता है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है। दो फील्ड हम लोग स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, एक्यूमुलेटर मशीन हम लोग सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम करके चल रहे हैं, बहुत दिनों पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था। तो एक पार्ट होगा आपका ऑपकोड और दूसरी फील्ड होगी एड्रेस फील्ड, एम आई राइट। तो जो एड्रेस फील्ड होगी ऑपकोड से तो ये पता चल जाएगा ऑपरेशन क्या करना है, एड्रेस फील्ड से ये पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली आपका जो डेटा है वो कहाँ अवेलेबल। तो एड्रेस फील्ड की हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव एड्रेस। तो ध्यान से सुनना, जो इफेक्टिव एड्रेस आप कैलकुलेट करते थे वो किसकी हेल्प से करते थे, एड्रेसिंग मोड की हेल्प से करते थे। तो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना का भी रूटीन होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। बात समझ में आ गई, मतलब इसका भी एक माइक्रो रूटीन अवेलेबल होगा कहाँ पर, यहाँ कंट्रोल मेमोरी में। मतलब जो भी आप मेन इंस्ट्रक्शंस के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, उन मेन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जो भी स्टेप्स लग रहे हैं, हर स्टेप को सॉल्व करने के लिए जो कंट्रोल सिग्नल्स चाहिए होते हैं, उनका माइक्रो प्रोग्राम यहाँ कंट्रोल मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे मान लो कि इंस्ट्रक्शन फैच की जो पहली सेल थी, ये जो पहला माइक्रो इंस्ट्रक्शन था तो 100 पे, तो ऑब्वियस ही बात है जब तक पूरा इंस्ट्रक्शन फैच नहीं हो जाएगा तो 101 एग्जीक्यूट करेगा, फिर मान लो 102 एग्जीक्यूट करेगा। मान लो उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड मान लो स्टार्टेड 200 से। तो एक बात बताओ, जो आपका 102 के बाद एड्रेस इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, 202। उसके बाद मान लो कि तीन सेल में आपका हो सकता है इंस्ट्रक्शन डिकोड आ रहा हो तो 201 202 एग्जीक्यूट होगा। अब मुद्दा मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई, वैसे तो अभी तक मैंने आप लोगों को माइक्रो इंस्ट्रक्शन जैसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट समझाया, ऐसे ही माइक्रो इंस्ट्रक्शन का भी फॉर्मेट होता है, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि माइक्रो जो अगर ये आपका माइक्रो इंस्ट्रक्शन है तो इस आपके माइक्रो इंस्ट्रक्शन में दो फील्ड तो होती ही होती है। एक फील्ड जहाँ से आप लोग कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते हो, कहाँ ले आके, CDR में ले आके, ये चीज़ तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और एक फील्ड होती है नेक्स्ट एड्रेस की। तो नेक्स्ट एड्रेस ये बताता है कि नेक्स्ट कौन सा माइक्रो इंस्ट्रक्शन मैं एग्जीक्यूट करूँगा। अगर मैं 100 पे हूँ, 101 एग्जीक्यूट करना है तो 101 एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो 102 के बाद अगर जो कौन सा कर रहा हूँ 202, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फैच और इंस्ट्रक्शन डिकोड ये हर एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में कॉमन होते हैं। फिर 200 के बाद यहाँ क्या होगा, 201 के बाद क्या होगा, 203। अब 202 जब एग्जीक्यूट करूँगा तो नेक्स्ट क्या होगा, मतलब ये एड्रेस सीक्वेंसिंग है। तो 10 के बाद 102 एग्जीक्यूट करना है, 102 के बाद 200 एग्जीक्यूट करना है, 200 के बाद 201 2। अब 2 के बाद मान लो कि तुमने डिकोड करने के बाद पता चला कि आपको ऐड परफॉर्म करना है। मान लो आपका जो क्या, मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो कि आपका जो CPU है वो 8 ऑपरेशन सपोर्ट कर रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो देखो एडिशन के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ उसका अलग माइक्रो प्रोग्राम होगा, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन के लिए उसका अलग माइक्रो प्रोग्राम होगा। तो मान लो कि एडिशन की जो करना है उसका जो एड्रेस है वो 300 है, तो 300 इस सेल में आएगा अगर एडिशन है। अगर यहाँ मान लो कि तुम्हें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो 300 नहीं आएगा, यहाँ 400 आएगा। तो ये एड्रेस सीक्वेंसिंग किस किस तरीके से हो सकती है, मीन्स आप करंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद व्हाट इज माय नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ एड्रेस सीक्वेंसिंग। एड्रेस सीक्वेंसिंग का ही एक पार्ट होता है माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर, जो कि आपको ये बताता है कि एग्जैक्टली आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन के लिए जो एड्रेस होगा वो कौन सा होगा, मतलब जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो कौन सा होगा, मतलब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूँगा वो कौन सा होगा। तो दैट विल बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ एड्रेस सीक्वेंसिंग एंड माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर। माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर समझ रहे हो ना, माइक्रो प्रोग्राम मतलब इस कंट्रोल मेमोरी के अंदर जो माइक्रो प्रोग्राम है उसको सीक्वेंस करने के लिए सीक्वेंसर यूज़ होता है। मतलब इसके बाद ये वही बात है, लेकिन सबसे पहले एड्रेस सीक्वेंसिंग का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अब एड्रेस सीक्वेंस से ही जुड़ा हुआ माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर है। अगर ये आप टॉपिक आज सीख जाते हैं तो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में आपको 110% माइक्रो प्रोग्राम 110% समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर ये मैंने बेसिक सा रफ आइडिया दिया, अब मैं आपको फॉर्मल वे में चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि एग्जैक्टली मेरा मुद्दा ये है कि मेरा नेक्स्ट एड्रेस क्या क्या हो सकता है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो मैंने देखो यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो मेरी बात अगर आप लोग ध्यान से समझ रहे हैं तो सपोज दैट लिसन, पहला पॉइंट लिखा हुआ है इंक्रीमेंटिंग द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। इंक्रीमेंटिंग द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर का मतलब है सपोज दैट मेरा जो CAR है वो 100 सेल को पॉइंट आउट कर रहा है। 100 सेल किसकी,
मान लो ये तुम्हारी कंट्रोल मेमोरी है, ये कंट्रोल मेमोरी है, ठीक है। तो कंट्रोल मेमोरी में ये 100 है, तो इसके बाद 101 है, 102 है ना। उसके बाद मान लो यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 300 है, उसके बाद यहाँ पर 201 है, यहाँ 301 है। तो मेरा क्वेश्चन मार्क समझो क्या, मतलब मेरा जो नेक्स्ट एड्रेस है वो क्या क्या हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर डिस्कस की गई है, ध्यान से देखोगे आप लोग। जैसे अगर मान लो मेरा कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर 100 है, और मान लो कि आपका जो पहला इंस्ट्रक्शन फैच के लिए जो माइक्रो रूटीन आ रहा है या माइक्रो प्रोग्राम आ रहा है वो 3 सेल में आ रहा है, या 3 माइक्रो इंस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन एक इंस्ट्रक्शन फैच का रूटीन है, तो ऑब्वियस ही बात है मेरा 100 एग्जीक्यूट करने के बाद मेरा जो एड्रेस होगा वो क्या होगा 101, 10 के बाद क्या होगा 102, ये केस तो पहली पॉसिबिलिटी तो यही हो सकती है कि मेरा जो एड्रेस है जो मैं नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ वो जस्ट +1 हो, मतलब एक इंक्रीमेंट करने के बाद मुझे नेक्स्ट मिल जाए, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी, इनको मैं डायग्राम के से भी समझाऊंगा। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है अनकंडीशनल ब्रांच और कंडीशनल ब्रांच डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस बिट कंडीशंस। ये एग्जैक्टली क्या पॉइंट है, थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, 2 मिनट लूँगा आप लोगों के। अगर आप लोगों को याद हो, जब मैं आप लोगों को एड्रेसिंग मोड्स पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कंडीशनल ब्रांच और अनकंडीशनल ब्रांच। तो मेरी बात ध्यान दो, अगर आप लोगों ने कोई भी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी तो आप लोगों ने एक चीज़ सीखी होगी, 2 चीज़ें होती हैं, एक कंडीशनल ब्रांच होती है, ये मैं अभी इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मुझे हेल्प मिलने वाली है। अगर ये चीज़ें आप लोग अभी जानते होंगे तो आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगी आपकी लाइफ। एक होता है कंडीशनल ब्रांच, एक होता है अनकंडीशनल ब्रांच। एग्जैक्टली ब्रांचिंग होती क्या है, सपोज द ब्रांचिंग ये होती, मान लो यहाँ पर आपका कंडीशन लिखा हुआ ए इज़ लेस देन बी, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी होंगी, या कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो मैं इस ब्रांच को फॉलो करूं, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं इस ब्रांच को फॉलो करूं। ये तो होगी आपकी कंडीशनल ब्रांच। मीन्स किसी कंडीशन की बेसिस पे आप डिसीजन लोगे तो वो आपकी कंडीशनल ब्रांच होगी। ऑलवेज रिमेंबर, कंडीशनल ब्रांच पे हम जो डिसीजन लेते हैं वो स्टेटस बिट के बेसिस पे लेते हैं, स्टेटस बिट के बेसिस पे। स्टेटस बिट क्या होती है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। ऑलवेज रिमेंबर, अभी के लिए बस आप इतना समझो, ट्रू और फॉल्स मीन्स 1 और 0 2 पॉसिबिलिटी हैं स्टेटस बिट की। तो एक बात बताओ, अगर मेरी बात ध्यान दो, जैसे आप लोग मान लो इफ़ एल्स का प्रोग्राम बना रहे हो, इफ़ एल्स के प्रोग्राम बनाने के बाद आपने लिखा इफ़ ए इज़ लेस देन बी, ठीक है, ये ब्लॉक लिखा, और एल्स लिखा समथिंग लाइक दैट, ये एल्स पार्ट है, ये इसका इफ पार्ट है। मान लो इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो 100 है, ठीक है, तो 100 पे कंडीशन लगी, तो और यहाँ पर जो इसकी बॉडी का एड्रेस है ये है आपका 101 और एल्स का है 20 और ये है 201। तो एक बात बताओ, व्हाट इज आर 2 पॉसिबिलिटी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं 101 एग्जीक्यूट करूँगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं 201 एग्जीक्यूट करूँगा। तो मतलब क्या कि कंडीशनल ब्रांचिंग में ये पॉसिबिलिटी है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मैं किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे जंप मारूंगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं किसी और एड्रेस पे जंप मारूंगा। ये एक तरीके से जंप कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स हो गया, स्विच हो गया, फंक्शन कॉलिंग हो गई, ये सारी क्या है, कंडीशनल ब्रांचिंग है। किसी कंडीशनल के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। लेकिन इसके अलावा आप लोग कुछ चीज़ें और पढ़ते थे, जैसे सी में पढ़ते थे ब्रेक कीवर्ड पढ़ के कहीं क्या होता है, पर्टिकुलर कहीं अचानक से आप लूप्स के बाहर हो जाते हो, जंप कर जाते हो, तो जहाँ जंप करोगे उसका भी आपको एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, बट कंडीशन नहीं होगी। उसके अलावा आप लोग गो टू लिख दो, उसके अलावा आप लोग कंटिन्यू लिख दो, तो आप लोग अचानक से क्या होगा, बिना कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन लेकिन इनको पढ़ते ही कंपाइलर आपका जंप कर देता है किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे। तो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू हैव कंडीशनल ब्रांच स्टेटमेंट देन यू हैव स्टेटस बिट्स, मतलब कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स होगी, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे आप जंप करोगे। जंप करने का मतलब ये है कि मान लो आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करो 100 101, जंप करने का मतलब ये अचानक से 200 पे पहुंच गए, जंप मार गए, कंडीशन फॉल्स हुई 200 पे पहुंच गए, तो कहीं भी पहुंच सकते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो एक ब्रांच को फॉलो करोगे तो इस पर्टिकुलर ब्रांच का भी कुछ एड्रेस होगा, अगर फॉल्स हुई तो इस ब्रांच पे जाओगे तो इस पर्टिकुलर ब्रांच का भी कुछ एड्रेस होगा। ये बात समझ में आ गई। तो मेरा कहने का मतलब ये, कंडीशनल ब्रांचेस समझ में आ गया, अनकंडीशनल ब्रांचेस। इसके अलावा अगर आप लोग असेंबली लैंग्वेज में लिखते हो तो JMP लिखते हो, जंप, ये आपका अनकंडीशनल है। इसी तरीके से मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा हॉल्ट है, हॉल्ट अनकंडीशनल है। कंडीशनल J and Z, ये मैं आप लोगों को पढ़ाया था, जंप विद नॉन जीरो, तो ये आपकी क्या है, कंडीशनल है, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई, क्योंकि मतलब मेरा नेक्स्ट एड्रेस क्या हो सकता है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये नेक्स्ट एड्रेस होगा, कंडीशन फॉल्स हुई तो ये नेक्स्ट एड्रेस होगा, ये नेक्स्ट एड्रेस की पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। 2 पॉइंट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए कि
अनकंडीशनल ब्रांच और कंडीशनल ब्रांच डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस बिट कंडीशन। ये बात समझ में आ रही। तीसरा कॉलम है कि अ मैपिंग प्रोसेस, दिस इज न्यू टू यू, अ मैपिंग प्रोसेस फ्रॉम द बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब समझ रहे हो, मेन इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट तुम लोग इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फैच करके आते हो उसकी बात हो रही है। मैपिंग प्रोसेस फ्रॉम बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो मेन इंस्ट्रक्शन की बिट्स हैं, एंड एड्रेस टू द कंट्रोल मेमोरी। मतलब एक मैपिंग भी, एक बात है तो मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करो। मैं काफ़ी इलेबोरेट चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो यार, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो यार, मतलब आप, ये रही मेमोरी, इस मेमोरी से आप इंस्ट्रक्शन फैच करके लेके आए आईआर में। आईआर में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था, ठीक है। अब इस बंदे के, इसके अंदर जो ऑपकोड है, इसको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें जो कंट्रोल सिग्नल चाहिए होंगे वो तुम्हें कहाँ से मिलेंगे? कंट्रोल मेमोरी से मिलेंगे, एम आर राइट? तो कंट्रोल मेमोरी में इस डिकोड करने के बाद ऐड का भी क्या होगा? एक पर्टिकुलर माइक्रो रूटीन होगा, ठीक है, या फिर माइक्रो प्रोग्राम होगा। इसी तरीके से इस यहाँ इफेक्टिव एड्रेस का ऑर्डर करोगे जहाँ तुम्हारा डेटा पड़ा होगा, उसका भी माइक्रो रूटीन होगा। अगर कुछ और हुआ तो उसका भी एक माइक्रो रूटीन होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो कि ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैपिंग प्रोसेस फ्रॉम बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन, कि जो इंस्ट्रक्शन फैच करके लेगा उसमें ऑपकोड बिट कुछ लिखी हुई है, मान लो 0 1 0 या 1 कुछ भी लिखा हुआ, इस बिट से डायरेक्ट कुछ ऐसा मैपिंग प्रोसीजर अप्लाई किया जाए कि डायरेक्ट तुम्हें इस बंदे को, इस इंस्ट्रक्शन को या ऐड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कंट्रोल सिग्नल चाहिए होंगे, वो कंट्रोल सिग्नल्स माइक्रो रूटीन से एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। उस माइक्रो रूटीन का एड्रेस मैं इस पर्टिकुलर ऑपकोड की बिट से मैप करके निकाल लूँ। मान लो कि उसका एड्रेस है 7 बिट का, 1 2 3 4 5। अच्छा, एक और क्वेश्चन मार्क कि भाई तुम्हारा जो नेक्स्ट एड्रेस है वो कितने बिट का होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? देखो यार, ये डिपेंड करता है कंट्रोल मेमोरी में कितनी सेल्स है। अगर कंट्रोल मेमोरी में 4 सेल है तो ऑब्वियसली आता है नेक्स्ट एड्रेस 2 बिट का होगा, 2 to the power 2। 8 के लिए 3 बिट का, 32 के लिए 5 बिट का, 64 के लिए 6 बिट का, 128 के लिए 7 बिट का, 256 के लिए 8 बिट्स का। ये मैं ऑलरेडी 50 बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मान लो ऑपकोड आपका 3 बिट का है और इस 3 बिट से आपको 7 बिट के एड्रेस पे कन्वर्ट करना है। क्यों एड्रेस में कन्वर्ट करना है? क्योंकि पर्टिकुलर मुझे माइक्रो रूटीन एग्जीक्यूट करना है। क्यों करना है? क्योंकि इस माइक्रो रूटीन को जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। क्यों मैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूँगा? क्योंकि माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट जब मैं करूँगा तो मुझे कंट्रोल सिग्नल मिलेंगे। कंट्रोल सिग्नल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूट करूँगा। माइक्रो ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मुझे अपने पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जो इंस्ट्रक्शन साइकिल लगती है उसमें माइक्रो ऑपरेशन होते हैं। माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल सिग्नल चाहिए होते हैं। कंट्रोल सिग्नल एग्जीक्यूटेड बाय या जनरेटेड बाय कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के अंदर कंट्रोल मेमोरी होती है। कंट्रोल मेमोरी के अंदर माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से हम लोग कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो ये मैपिंग प्रोसेस का मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कैसे आप इसको समझ सकते हो। लेट्स सी, हे लिसन, मैंने यहाँ एक रफ पेज लिया है। सपोज दैट ये आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है। मैं थोड़ा सा बस आइडिया दे रहा हूँ मैपिंग होती क्या है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जब फैच करके लेके आओगे तो मान लो ऑपकोड जो फील्ड है, ये ऑपकोड है। इस ऑपकोड में 1011 चाहिए, ठीक है, ये समथिंग लाइक कोड है। ये आपकी एड्रेस फील्ड है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये मान लो इनबिल्ट ये ऐड है, ठीक है, तो ऐड को अगर एग्जीक्यूट करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, इस ऐड को अगर एग्जीक्यूट करना है तो इस बंदे को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका माइक्रो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। माइक्रो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़ेगा मतलब माइक्रो प्रोग्राम कहाँ मिलेगा? कंट्रोल मेमोरी मिलेगा। कंट्रोल मेमोरी में भी इस पर्टिकुलर माइक्रो रूटीन का एक एड्रेस होगा। तो उस एड्रेस को मैं इस ऑपकोड फील्ड से मैं क्या करूँ? जनरेट कर दूँ। कैसे? ध्यान से सुनो, ये 4 बिट का है, ये 4 बिट एज इट इज़ लिख लोगे 1010। और अगर मान लो आपकी कंट्रोल मेमोरी के सेल का एड्रेस मान लो 7 बिट्स का है, 7 बिट्स का है। 7 बिट का मतलब समझ रहे हो कंट्रोल मेमोरी में कितनी सेल्स होंगी? 2 to the power 7 128 सेल्स होंगी, इसलिए 7 बिट का है। तो 4 बिट के एड्रेस से 7 बिट का एड्रेस जो ऐड के लिए माइक्रो प्रोग्राम चाहिए उसका है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इसके LSB पे 0 ऐड कर देना और इधर 0 ऐड कर देना और आपको पर्टिकुलर एड्रेस मिल जाएगा। इस एड्रेस पे आपको एडिशन मिल जाएगा। इस तरीके से भी डिज़ाइनिंग होती है कि ऑपकोड से बंदा डायरेक्ट अपने ऑपकोड से डायरेक्ट बंदा अपने माइक्रो रूटीन को फाइंड आउट कर दे तो जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स। ये भी पॉसिबिलिटी। अच्छा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये यहाँ से
इस बिट से, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 4 बिट जो हैं, ज़रूरी नहीं कि ऑपकोड यही हो सकता है 111 हो सकता है 1001 हो, बस ये बीच की बिट आपकी चेंज होती रहेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, आप इन 00 को भी 11 कर सकते हो, 11 कर सकते हो टू जनरेट अदर ऑपरेशंस। इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा माइक्रो प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है, तब ये केस सामने आता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जैसे ये इतना है, अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 1011 कुछ भी हो सकता है 10, तो ऑलवेज रिमेंबर इससे मैक्सिमम आप इतने जनरेट कर सकते हो 3030। ये 7 बिट का एड्रेस मिनिमम, यहाँ से शुरुआत करके आप मैक्सिमम 1111 यहाँ तक के एड्रेस आप जनरेट कर सकते हो। 4 और 3 7 बिट है ना, 4 6 7 बिट, यहाँ से मतलब इसके बीच का कोई भी, ये जो 4 बिट होंगी आपकी, ये जो 4 बिट ये फिक्स होंगी, जो ऑपकोड से डायरेक्ट कॉपी कर दोगे, बाकी बिट कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये नॉर्मल सा आगे भी यूज़ होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी इतना समझो कि डायरेक्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन से आप कंट्रोल मेमोरी का भी इंस्ट्रक्शन को मैप कर सकते हो टू एग्जीक्यूट द माइक्रो ऑपरेशन फॉर आर एग्जीक्यूशन। ये बंदा क्यों कंट्रोल मेमोरी पे जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ जान छुपी है कंट्रोल मेमोरी में, हमें कंट्रोल सिग्नल्स चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है, ये समझ में आ गया, ए फैसिलिटी फॉर सब रूटीन कॉल और रिटर्न। अब सब रूटीन्स क्या होते हैं वो ध्यान से देखो। आप लोगों ने अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें आप लोगों ने फंक्शन कॉलिंग ज़रूर पढ़ी होगी। ठीक है, अगर आप लोग फंक्शन का आइडिया है तो आप लोगों को सब रूटीन बहुत यूं ही समझ में आ जाएगा। जैसे कंट्रोल मेमोरी में मान लो एक रूटीन एडेड है, जैसे मेन प्रोग्राम होता है आपका मेन फंक्शन, तो उससे हम सब फंक्शंस को कॉल करते हैं। उसी तरीके से मेन जो प्रोग्राम है उसे मेन प्रोग्राम मतलब माइक्रो रूटीन बोलेंगे, और जो उसका स्मॉल पार्ट होगा उसे सब रूटीन बोल देंगे। जैसे आप लोग क्या करते थे, जैसे मैं सी प्रोग्रामिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आप लोग कॉल करते थे कि भाई फैक्टोरियल फंक्शन है, तो फैक्ट नाम का फंक्शन बनाते थे, उसकी बॉडी बनाते थे, उसको कॉल करते थे। जब कॉल करते थे, जैसे मान लो अचानक से लिखा हुआ आ जाए कि फैक्ट 5, मुझे फैक्ट 5 ये कॉल किया, तो आप लोग पर्टिकुलर जंप मार के भाग जाते थे, उसके आगे स्टेटमेंट नहीं देखते थे और इस पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट करते थे, फिर वापस आते तो फिर यहीं से शुरू करते थे। यही तो तरीका होता था फंक्शन कॉलिंग का। ऐसे ही आपका माइक्रो रूटीन, मान लो कि माइक्रो रूटीन में ध्यान से सुनना, ये माइक्रो इंस्ट्रक्शन 1 है, ये 100 पे मान लो एग्जीक्यूट करा रहे हो, ध्यान से देखना, ये माइक्रो रूटीन I2 एग्जीक्यूट करा रहे हो 101 है। ठीक है, I3 एग्जीक्यूट करा रहे हो 110 है। ठीक है, मान लो कि ये माइक्रो रूटीन, इसका सब रूटीन जो है 200 इंस्ट्रक्शन पे है, उसका नाम है I11, I12, I13, 201, 202। तो रूल क्या कहता है, मान लो कि मैंने यहाँ से 100 एग्जीक्यूट किया, 101 एग्जीक्यूट किया, अचानक से यहाँ पर लगी फंक्शन कॉल या फिर रूटीन कॉल। जैसे फंक्शन कॉल लगती है, तो जब फंक्शन कॉल लगती है तो हम पर्टिकुलर आगे के स्टेटमेंट स्किप करते हैं, और स्किप करने के बाद हम अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करने चले जाते हैं। मान लो ये सब रूटीन है जिसका पहला एड्रेस है 200, मतलब ये 200 एग्जीक्यूट करेगा, 201, 202, इसके बाद इसे वापस जाना है। तो रूल ये कहता है, देखो यार, जब आप लोग इसे एग्जीक्यूट कर रहे हो तो पीसी की वैल्यू या माइक्रो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू पहले 100 होगी, ठीक, फिर 101 होगी, ठीक है, फिर 110 मैंने अज्यूम किया हुआ, चलो 1 टाइम 0 होगी। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये अज्यूम किए हुए एड्रेस, इसलिए सीक्वेंसिंग पे मैटर मतलब इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 110 है मान लो, अब रूल के अकॉर्डिंग जब ये इंस्ट्रक्शन फैच होकर एग्जीक्यूट फैच हुआ होगा, मतलब IR में हुआ होगा, तो इसका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, मान लो ये I4 है, उसकी मैंने वैल्यू मान ली कुछ भी, मान लो ये मान लिया, ठीक है, कुछ भी मान रहा हूँ एड्रेस, इसलिए सीक्वेंस में लिखे नहीं, मैं जानता हूँ। तो मेरी बात ध्यान दो, हम लोग जैसे ही किसी इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं, जो पीसी होता है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली तुरंत एक ही साइकिल में इंक्रीमेंट हो जाती है। मतलब मैंने जब 110 एग्जीक्यूट किया होगा तो 111 जो है मेरे पीसी में आ चुका होगा, एम आर राइट। तो रूल ये, लेकिन जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे पता चला ये तो जंप कंट्रोल स्टेटमेंट है। जंप का मतलब मुझे मान लो कि फंक्शन कॉल करनी है, तो मैं क्या करूँगा, हमेशा ध्यान देना, एक रजिस्टर होगा जिसे बोलते हैं SBR होता है सब रूटीन रजिस्टर। जो नेक्स्ट एड्रेस होगा 111, इसको SBR में डाल के रखूँगा, जाऊँगा, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, और यहाँ जंप मारूँगा, इस पूरे I1 I2 को एग्जीक्यूट करूँगा,
और जब मुझे वापस जाना होगा तो मैं कहाँ से शुरू करूँगा, तो मैं SBR रजिस्टर को देखूंगा। इसके अंदर अगर 1 1 है तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। अगर ये SBR नहीं रखोगे तो सबको कॉल करने के बाद उसे पता ही नहीं होगा मैं कहाँ से शुरू करूँगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से शुरू से कर देगा। तो ये 3 इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो मुझे अगर यहाँ चाहिए तो मैं SBR एक रजिस्टर लेके जो अगला इंस्ट्रक्शन इस माइक्रो रूटीन को एग्जीक्यूट करने के बाद, सब रूटीन को एग्जीक्यूट करने के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे कौन सा एड्रेस चाहिए होगा उसको SBR रजिस्टर में रखते हैं। तो एक तरीके से ये क्या है SBR के अंदर +1 है कि नहीं है, +1 ही तो मतलब मैं अपने से अगला इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो SBR में रख के जाऊँगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी हो गई नेक्स्ट एड्रेस की। पहला, इंक्रीमेंटिंग द कंट्रोल लेते हैं, मतलब जो कंट्रोल मेमोरी के अंदर माइक्रो इंस्ट्रक्शन उसका जस्ट नेक्स्ट वाला, या फिर अनकंडीशनल ब्रांच। तो अनकंडीशनल ब्रांच का मतलब कोई ब्रांच एड्रेस भी चाहिए होगा, मतलब मैं जंप मार के कहाँ जाऊँ, बट यहाँ कंडीशन नहीं होगी। कंडीशनल ब्रांच में कोई कंडीशन ट्रू और फॉल्स होगी, मतलब स्टेटस बिट होगी। स्टेटस बिट के बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगा मुझे ज़रूरत इसमें भी ब्रांच एड्रेस की होगी। ब्रांच एड्रेस वो एड्रेस जहाँ मुझे जंप मार के जाना है। तीसरा, मैपिंग का मतलब होता है जो मेन आपका इंस्ट्रक्शन उसके ऑपकोड फील्ड को हम लोग मैप कर देते हैं कंट्रोल मेमोरी के एड्रेस में। चौथा, अ फैसिलिटी टू सबरूटीन कॉल और रिटर्न, मतलब मेरा नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, सबरूटीन को एग्जीक्यूट करने के बाद मेरा नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, वो भी हमारा नेक्स्ट एड्रेस होता है। तो इसको मैं डायग्रामेटिक वे में दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। लास्ट 25 मिनट से मैंने आप लोगों को जो भी बताया वो इस डायग्राम को समझने के लिए सारी चीज़ें सफिशिएंट है। तो मैंने पहला पॉइंट बताया कि व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट एड्रेस। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी नेक्स्ट एड्रेस होता है घुमा के हम लोग कहाँ लेके आते हैं, CAR में। तो ये तो हम पिछले वाले लेक्चर्स में समझ के आए। मतलब देखो, अगर आप लोगों को ध्यान दो तो आप लोगों को पता होगा, अगर अब मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर जो पढ़ाया कि CAR था, CAR से हम लोग जो CAR में एड्रेस होता था कंट्रोल रजिस्टर में, उस एड्रेस की हेल्प से हम क्या ढूंढते थे, कंट्रोल मेमोरी में जाते थे, कंट्रोल मेमोरी से माइक्रो इंस्ट्रक्शन को फेच करते थे। और इसके 2 पार्ट होते थे। यहाँ वाला पार्ट होता था नेक्स्ट एड्रेस, और नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा वो वापस CAR में जाता था। याद है कुछ थोड़ा बहुत, डेफिनेटली याद होगा। तो ये वही डायग्राम है। तो CAR में वो वैल्यू होती है, CAR में वो एड्रेस होता है जो मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। अगर 100 के बाद मुझे 101 एग्जीक्यूट करना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने बताया माइक्रो इंस्ट्रक्शन मान लो CAR में कुछ है, तो CAR से मैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन में गया, मान लो CAR में 100 था, 100 में गया, तो 100 को उठा के कहाँ ले जाते थे, CDR में, कंट्रोल डेटा रजिस्टर में। कंट्रोल डेटा रजिस्टर में हाफ पार्ट से तुम लोग माइक्रो या कंट्रोल सिग्नल जनरेट करते थे और नेक्स्ट एड्रेस को फिर से CAR में ले जाते। यही सीक्वेंस मैंने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो देखो इस नेक्स्ट एड्रेस की 4 पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। चूँकि आप लोग सारी चीज़ें समझ सके हैं, तो देखो पहली पॉसिबिलिटी ये, इसमें 4 इनपुट हैं जो मैंने अभी 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो पहला पॉइंट ये था कि CAR की जो वैल्यू है उसका नेक्स्ट एड्रेस उसका अगला वाला भी होता, तो उस केस में वर्क करेगा इंक्रीमेंटर वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, वो पहली पॉसिबिलिटी। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने आप लोगों को बताई थी अनकंडीशनल ब्रांच और कंडीशनल ब्रांच, वो मैं यहाँ लास्ट में डिस्कस करूँगा। थर्ड था लॉजिक का मतलब मैपिंग लॉजिक। देखो जो इंस्ट्रक्शन कोड होगा, इंस्ट्रक्शन कोड मतलब जो आप लोग मेन मेमोरी से फैच करके लेगा, उसके ऑपकोड पार्ट से कुछ मैपिंग लॉजिक बना के सीधे कंट्रोल मेमोरी के एड्रेस में कन्वर्ट करके वो दूसरा इनपुट हो सकता है। यहाँ मैंने मक्स इसलिए लगाया क्योंकि मेरे पास नेक्स्ट एड्रेस की 4 पॉसिबिलिटी, और उन 4 पॉसिबिलिटी में से किसी एक को ही मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो मक्स क्या करता है, हम कितने भी उसमें इनपुट दें वो एक ही आउटपुट जनरेट करेगा। तो मेरे पास जो 4 पॉसिबिलिटी, पहले मैं 4 मक्स के इनपुट समझा रहा हूँ। पहला नेक्स्ट एड्रेस, होपफुली आपको बहुत ईजिली समझ में आ रहा होगा। दूसरा मैपिंग लॉजिक, मतलब जो 4 बिट थी उसको 7 बिट के एड्रेस पे, जैसे CAR में अगर 256 सेल्स होती तो ये जो एड्रेस होता आपकी कंट्रोल मेमोरी का वो 8 बिट का होता। बात समझ में आ रही है। अगर 512 होता तो 9 बिट का एड्रेस होता, लेकिन हम 128 अज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी लॉजिक होगा वो मैपिंग लॉजिक क्या होगा उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। उस मैपिंग लॉजिक की हेल्प से हम लोग ओरिजिनल ऑपकोड को कन्वर्ट कर सकते हैं कंट्रोल मेमोरी के माइक्रो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस में। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, अब ध्यान से सुनो 2 पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी अभी मैंने दिखाई कि सब रूटीन रजिस्टर, वो भी कैसे बन रहा था, इंक्रीमेंटर से। मतलब जो हम सब रूटीन को जब कॉल करें तो वैल्यू इंक्रीमेंट करके सब रूटीन रजिस्टर में रख दें, तो जब बंदा सब रूटीन को एग्जीक्यूट करने के बाद आए तो वो उसका नेक्स्ट एड्रेस हो जाए। तो पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। अब बात करते हैं कंडीशनल अनकंडीशनल दोनों ही मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर में ज़्यादा डिटेल में चीज़ें समझाएंगा। अभी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ एग्जैक्टली मीनिंग क्या है।
देखो कंट्रोल मेमोरी में माइक्रो इंस्ट्रक्शंस पढ़े होंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनो क्या हो सकता है। कंट्रोल मेमोरी में एग्जैक्टली क्या होते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एम आई राइट। कंट्रोल मेमोरी में क्या होते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन के भी बहुत सब पार्ट होते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड, एड्रेस फील्ड और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोड बिट होती है ना, इसी तरीके से माइक्रो इंस्ट्रक्शन की भी बिट्स होती हैं। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस की भी बहुत सारी बिट होती हैं, जैसे बी आर फील्ड होती है, ब्रांच फील्ड होती है, सी डी फील्ड होती है, बहुत सारी फील्ड होती है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी के लिए आप इतना समझो कि कंट्रोल मेमोरी में से जो एड्रेस जाएगा उसमें से कुछ पार्ट में से तो हम लोग कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेंगे, ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेंगे टू एग्जीक्यूट माइक्रो ऑपरेशंस, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ध्यान से सुनना, कुछ पार्ट हमें ये बताएगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा। जैसे मान लो कि मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैंने बताया सेलेक्ट स्टेटस बिट, स्टेटस बिट बताएगी कि आपकी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो ध्यान से सुनना, ये यहाँ से गया यहाँ, तो स्टेटस बिट की पॉसिबिलिटी होगी 0 या 1। अभी बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ, लॉन्ग में सीक्वेंसर में ये लॉजिक, इतना पोर्शन माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर में समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ मैं डिटेल नहीं दे सकता। देखो, और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये जो नीचे लिखा हुआ है ये है ब्रांच एड्रेस। ब्रांच एड्रेस समझो मेरी बात को क्या मतलब, अगर स्टेटस बिट 0 हुई, मेरी बात ध्यान दो, 0 का मतलब कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होगी, देखो यार मैंने बताया कि इफ है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दूंगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करूंगा। तो देखो, अगर ट्रू हुई, ट्रू के केस में +1, तो ध्यान से सुनना, अगर ट्रू हुई तो मेरा नेक्स्ट एड्रेस ऑब्वियस ही बात है इंक्रीमेंटर करके मेरा नेक्स्ट एड्रेस हो जाएगा, एम आई राइट। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू का मतलब मुझे ब्रांच एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रांच एड्रेस वो एड्रेस होता है कि एग्जैक्टली मुझे जाना कहाँ है, तो ब्रांच एड्रेस ये रहा, तो नेक्स्ट एड्रेस की पॉसिबिलिटी ब्रांच एड्रेस। मतलब आप जंप मार के जाओगे तो जाओगे कहाँ, मतलब अगर कंडीशन ट्रू हुई तो कहाँ जाओगे, कंडीशन फॉल्स हुई तो साफ बात पता कि भैया मेरे को अगला वाला या कंडीशन, मेरा कहने का देखो यार आप सिंपल लॉजिक में सोचो, कंडीशन ट्रू ऐसा समझो, अगर कंडीशन ट्रू तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, कंडीशन ट्रू तो भैया इंक्रीमेंटर हो गया, कंडीशन फॉल्स तो मैं कहीं जंप मार के जाऊंगा तो ब्रांचिंग। मैं इफ एल्स के हिसाब से सुना रहा हूँ। कभी कभी कुछ जगह ऐसा भी होता है कि कंडीशन ट्रू होगी तो मैं जंप मारूंगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूंगा। तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि कंडीशन फॉल्स अगर 0 हुआ तो मेरा इंक्रीमेंटर काम करेगा, मतलब नेक्स्ट एड्रेस इज माई नेक्स्ट एड्रेस, मतलब 100 का 101 ही मैं अगला एग्जीक्यूट करूंगा। और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ब्रांच एड्रेस, मतलब मैं जंप मार के कहीं बाहर जाऊंगा, जंप मार के मैं, जैसे अगर मान लो मुझे ऐड पे जंप करना है तो ऐड रूटीन कॉल करूँगा, अगर मुझे सब्ट्रैक्शन एग्जीक्यूट करना है तो सब्ट्रैक्शन में का माइक्रो रूटीन कॉल करूँगा, तो वो उस सब रूटीन का एड्रेस जो होगा वो ब्रांच एड्रेस होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ब्रांच लॉजिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ब्रांच लॉजिक एग्जैक्टली ब्रांच लॉजिक में ये बताता है कि कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, 0 है तो कहीं जंप मार के जाओ, फॉल्स है तो कहाँ जंप मार के जाओगे, वो ब्रांच है। तो ये अनकंडीशनल ब्रांच, कुछ भी ब्रांच एड्रेस हो सकता है, बिना कंडीशन के कंडीशनल ब्रांच किसी कंडीशन के बेसिस पे ब्रांचेस हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एड्रेस सीक्वेंसिंग। वी विल, ये आपका पहला पार्ट है एड्रेस सीक्वेंसिंग का, इसके 2 पार्ट और हैं। पूरा कंबाइंड समझने के लिए आपको तीनों लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।